लाहौर 1947। बंटवारे से 5 साल पहले। प्रथम श्रेणी की रेलवे बोगी एक विशाल कमरे की तरह थी, जिसमें चारों ओर आरामदायक कुर्सियां और सोफे रखे हुए थे। बीच में एक लंबी मेज थी, जिस पर पिन्नियां, बेसन बर्फी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जलेबी, इमरती जैसी कई मिठाइयां और आम, अमरूद, केला, बेर, आड़ू, प्लम इत्यादि फल भी रखे हुए थे। बोगी के एक छोर पर एक छोटा रसोई घर था, जिसमें एक बावर्ची भोजन तैयार कर रहा था। बोगी में सवार महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े और जवान में से कुछ लोग अकेले यात्रा कर रहे थे, जबकि कुछ परिवारों के साथ थे। कुछ लोग किताबें पढ़ रहे थे, कुछ लोग बातचीत कर रहे थे और कुछ लोग बस आराम से बैठे हुए थे। यात्रियों में से अधिकांश अमीर हिंदुस्तानी थे। वे अपने उच्च कोटि के कपड़ों और शालीन स्वभाव से आसानी से पहचाने जा सकते थे। कुछ यात्री अंग्रेज भी थे, जो भारत में तैनात अफसरों के रिश्तेदार थे। बोगी में वातावरण बहुत ही आरामदायक और शांतिपूर्ण था। यात्री एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे और हंस रहे थे। कुछ लोग चाय पी रहे थे, जबकि कुछ लोग बिस्कुट खा रहे थे। हलीमा और उसकी चचेरी बहन सलीमा रेल के इस डब्बे में छिपे हुए अपने जीवन की यात्रा कर रही थीं। उनके 5 अंगरक्षक उनके साथ साथ ही यात्रियों के भेस में उनकी हिफाजत कर रहे थे, जो जिंदगी के कठिन हकीकतों को उनसे छुपाने का काम कर रहे थे, जमीन पर बिखरी उम्मीदों की बूंदें साथ लाते हुए। उनके चचेरे भाई अरबाज की आंखों में चमक थी, जैसे कि वे भी इस सफर के रहस्यों को समझ रहे थे। हलीमा, जिसके बालों में चमक थी, जैसे चांद की किरणों में किसी सावन की रात की दमक हो। उसकी आंखें बादामी थीं, जैसे 2 नीली झील होती है, जिसमें कोई डूब जाए तो फिर निकल ही ना पाए। उसकी नाक तलवार सी नुकीली थी, जो दिलों को भेद देती और मन मोह लेती। उसके होंठ गुलाबी थे, जैसे कोई फूल हो जो देखकर मन में हलचल हो जाए। उसने सफेद सूट पहना था और हरे रंग का दुपट्टा, जो उसके सौंदर्य को और भी निखार रहा था। वह एक अद्भुत स्त्री थी, जिसकी सुंदरता का बयान शब्दों में करना मुश्किल था। सलीमा भी एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। उसके छोटे काले बाल थे, जो उसके कानों के पास कटे हुए थे। उसकी बड़ी हरी आंखें हमेशा मुस्कुराती रहती थीं। उसकी छोटी नाक और गुलाबी होंठ उसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते थे। वह एक नीला सूट और एक पीले रंग का दुपट्टा पहने हुए थी, जो उसके काले बालों और हरी आंखों के साथ बेहतरीन लग रहा था। दोनों बहनें डिब्बे में एक साथ बैठी थीं और बातचीत कर रही थीं। लाहौर रेलवे स्टेशन भीड़ उमड़ रही थी। लोग अपने प्रियजनों को लेने या छोड़ने आए थे। कुछ लोग अपने सामान के साथ बेसब्री से ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, जबकि कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर टहल रहे थे या चाय की चुस्की ले रहे थे। स्टेशन पर हर तरह के लोग थे। अमीरों से लेकर गरीबों तक सभी लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग अपने परिवारों के साथ थे, जबकि कुछ लोग अकेले थे। कुछ लोग खुश थे, जबकि कुछ लोग उदास थे। स्टेशन पर हर तरफ शोरगुल मचा हुआ था। लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, बच्चे रो रहे थे और सामान ढोने वाले कुल्ली चिल्ला रहे थे। अचानक घंटी की आवाज सुनाई दी और ट्रेन स्टेशन पर पहुंची। लोग अपनी अपनी ट्रेनों की ओर भागने लगे। कुछ लोग अपने प्रियजनों को गले लगा रहे थे, जबकि कुछ लोग अपने सामान को ट्रेन में लोड कर रहे थे। ट्रेन से उतरने वाले लोगों की भीड़ थी। कुछ लोग अपने परिवारों के साथ थे, जबकि कुछ लोग अकेले थे। भीड़ में इकबाल खान 7 हथियार बंद अंगरक्षकों के साथ एक छोटा सा सूटकेस पकड़े हुए थे और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। वह अपनी भांजी हलीमा और बेटी सलीमा को लेने आए हैं, जो पढ़ाई के सिलसिले में लाहौर आ रही हैं। कुछ समय बाद ट्रेन से एक युवक उतरा। वह लंबा और सुंदर था। उसके हाथ में एक किताब थी और वह मुस्कुरा रहा था। वह अरबाज था। इकबाल खान को हलीमा और सलीमा भी दिखी तो वह उनके पास गया और उन्हें गले लगा लिया। वह अपनी बेटी और भांजी को देखकर बहुत खुश था। एक काली चमचमाती कार लाहौर रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी थी। इस तरह की कार उस समय बहुत कम थी। कार के काले रंग ने सड़क पर चल रहे लोगों का ध्यान खींचा। कुछ लोग तो यह देखकर रुक भी गए। उन्होंने पहले कभी इतनी शानदार कार नहीं देखी थी। कार के चमकते हुए पेंट ने सूरज की रोशनी को परावर्तित किया और यह ऐसा लग रहा था जैसे कार खुद ही चमक रही हो। कार की खिड़कियां बंद थीं और अंदर क्या हो रहा है यह देखना संभव नहीं था, लेकिन लोगों को लग रहा था कि कार में कोई बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठा होगा। कार के चारों ओर सुरक्षा गार्ड तैनात थे
और वे यह सुनिश्चित कर रहे थे कि कोई भी कार के पास न आए। इकबाल, अरबाज, सलीमा और हलीमा कार में बैठे, सभी अंगरक्षक मोटरसाइकिलों पर सवार और कार के आगे और पीछे चल रहे थे। कारवां रेलवे स्टेशन से चल पड़ा। कार की खिड़कियों से हलीमा ने लाहौर शहर को देखा। शहर बहुत ही व्यस्त था। लोग सड़कों पर इधर उधर दौड़ रहे थे। दुकानों में भीड़ थी। कुछ समय बाद कार गुलबर्ग में दाखिल हुई। गुलबर्ग एक बहुत ही शांत और खूबसूरत इलाका था। सड़कों के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और बड़े बड़े बंगले थे। कुछ देर बाद कार इकबाल खान की हवेली के सामने रुकी। हवेली बहुत ही बड़ी और आलीशान थी। इसके सामने एक बड़ा सा बगीचा था। वे कार से बाहर निकले और हवेली के अंदर गए। हलीमा की मामियों ने उसे बहुत प्यार से गले लगाया। वो बहुत खुश थे कि हलीमा लाहौर आ गई थी। हलीमा ने हवेली को देखा। ये बहुत ही खूबसूरत थी। इसमें कई कमरे थे। एक बड़ा सा हॉल था और एक बड़ा सा बरामदा था। बरामदे से बगीचे का नजारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता था। सलीमा अपने अब्बू के साथ बरामदे में बैठ गई और काफी बातें की। उसने अपने परिवार और दोस्तों के बारे में बातें की। हलीमा ने शहर के बारे में और देश के बारे में बातें की। वो बहुत खुश थी कि वह लाहौर आ गई थी। उसे अपनी हवेली बहुत पसंद थी। उसे अपनी काली कार में घूमना भी बहुत पसंद था। लेकिन उसे यह भी पता था कि लाहौर शहर में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो गरीब थे और भूखे थे। उसे यह भी पता था कि देश में बहुत सारी समस्याएं थीं। उसने अपने मामू जान से पूछा कि मैं क्या कर सकती हूं ताकि लोगों की मदद कर सकूं और देश की आज़ादी के संघर्ष में योगदान कर सकूं। उसके मामू ने कहा कि वह एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और एक अच्छी इंसान बने। उन्होंने कहा कि उसे लोगों की मदद करना चाहिए और देश की समस्याओं को हल करने में मदद करनी चाहिए। उसने अपने मामू से वादा किया कि मैं एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करूंगी और एक अच्छी इंसान बनूंगी। उसने अपने मामू से वादा किया कि मैं लोगों की मदद करूंगी और देश के आज़ादी के संघर्ष में मदद करूंगी। यूट्यूब चैनल डायरी रेडियो लाहौर 1947 की तमाम किश्तें एपिसोड के रूप में रफ्ता रफ्ता आपकी कचहरी में पेश करता रहेगा।